नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नवीं कक्षा के सभी बच्चों का इस क्लास के अंदर स्वागत करता हूँ। हिंदी गद्य के अंदर गुलमर्ग की खिड़की से एक रात मोहन राकेश द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत को पढ़ रहे हैं। आज का ये भाग 2 रहेगा। कल तक हमने बात की थी, आज उसी बात को अंत की ओर ले जा रहे हैं। अपनी किताब में ध्यान रखो और गुलमर्ग की खिड़की से जो प्राकृतिक वर्णन लेखक ने देखा है और जो महसूस किया है, जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया है, बादलों की घटाओं के अंदर ऐसा लगता है कि खुद के अंदर एक घटाए या तो बारिश में खुद भीग जाएंगे, वैसी अनुभूति उन्होंने हमारे सामने कल रखी थी, कल देखी थी। आगे देखो, अंत में हम बात कर रहे थे, मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। अंत में हम वो बात कर रहे थे कि लेखक मन ही मन गुलमर्ग की एक होटल की खिड़की के सामने खड़े, खिड़की से बाहर की प्रकृति को देख रहे हैं और कल्पना कर रहे हैं कि थोड़ी ही देर में, मन ही मन खुश थे कि थोड़ी ही देर में बूंदे मुझ पर बरसेगी, बिजली का यह कहर मुझ पर टूट पड़ेगा। वैसी कामना मन ही मन करते हैं, मन ही मन खुश होते हैं। सामने ही बिजली और बारिश की गर्जना, बादलों का खटाखट वातावरण, बारिश बरस रही है। कवि कल्पना करते हैं, देखो मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। और लेखक कहते हैं कि मैं बाहें फैलाकर उसे मैं अपने ऊपर लेना चाहता था, पर बारिश बहुत धीरे से चल रही थी, आगे बढ़ रही नहीं थी। मगर अचानक हवा रुक गई और होता यह है कि जिस ओर से बारिश बरसती आ रही थी उसी ओर से हवा आ रही थी, पर अचानक हवा रुक जाती है। बढ़ता हुआ तूफान जहां का तहां ठिठक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। लेखक क्या कहते हैं कि अचानक बारिश रुक जाती है, आगे बढ़ता हुआ तूफान वहीं पर ठिठक जाता है, वहीं पर रुक जाता है, बिखर जाता है, पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगता है। और जंगल में किसी शिकारी के तीर से घायल पक्षी होता है, अपनी उड़ान में आगे बढ़ने वाला पक्षी अचानक घायल होकर नीचे गिरता है और अंतिम सांस गिनता है। उसी प्रकार ये बारिश का तूफान भी अंतिम सांस गिनने लगा, वहीं पर ठिठक गया, लेखक तक पहुंच नहीं पाते। लेखक ने जो कल्पना की थी कि मैं उनके अंदर समा जाऊंगा या तो उनको अपनी बाहों में ले लूंगा, वैसी बारिश या तो बारिश में भिगूंगा, वो सारी बातें वहीं पर रुक जाती है। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। बिजली की सांस रुकने लगी, बिजली की सांस तो रुकने लगी, बिजली धीरे धीरे दिखाई देना बंद हो जाता है। मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। हवा भी रुक गई और आसमान में उड़ रहे थे, वहां से उन्हें नीचे आना पड़ा, क्योंकि अब बारिश आने वाली नहीं है। अचानक बारिश रुक गई, तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी। तूफान का जोम उतर जाता है और तूफान जैसे ही रुक जाता है, आगे बढ़ने की जो उनकी ताकत थी वो रुक जाती है, तूफान बिखर जाता है, बिजली दिखाई देना बंद हो जाती है और लेखक का भी जोम उतर जाता है, लेखक का उत्साह भी उतर जाता है। मैं उसके बराबर का कभी न हो सका और तूफान का जोम उतर गया, लेखक का जोम उतर गया। लेखक कहते हैं कि मैं उसके बराबर का कभी हो ही नहीं सका।
मतलब जितनी तेजी से बारिश बरस रही थी, बिजली गरज रही थी, पर लेखक कहते हैं कि मैं उनके जैसा तो बन ही नहीं सका। आगे देखो, अंतिम पैराग्राफ यात्रा वृत्तांत को पूरा करने की ओर जा रहे हैं। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक ही बार आते थे। वो ऐसे क्षण थे कि जीवन में एक ही बार ऐसी अनुभूति देखने को मिलती है, अनुभवने को मिलती है। महसूस करने के लिए ऐसी पल तो कभी कभी आया करते हैं। ऐसी पल कभी दोबारा जिंदगी में मिलेगी, वो बात अब तय नहीं कर सकते लेखक। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। गुलमर्ग में जो रहते हैं, कश्मीर का वो जो स्थल है गुलमर्ग में जो रहते हैं, उनके लिए तो स्वाभाविक है। हर समय ऐसा माहौल बनता होगा, हर समय बिजली के चमकारे, हर समय बारिश की गर्जना, हर समय घने घने बादल, चारों ओर धुंधला वातावरण, पक्षियों का कलरव, ढेर सारी बातें, लीले हरियाली हर जगह पर देखने को मिलती है। ये गुलमर्ग में रहने वाले तो बड़े भाग्यशाली है, उनके नसीब में होता है। लेखक मन ही मन अफसोस करते हैं कि हमारे नसीब में नहीं। तभी तो मुद्दत तक वहां रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींच कर वहां ले जाता है। तभी तो मुद्दत तक रोकने के लिए लंबे अरसे तक रुकते हैं, फिर भी वहां जाने की इच्छा होती है कि वहीं पर हम जाएंगे, गुलमर्ग के अंदर जाएंगे और वहीं पर रुकेंगे, वहीं पर कुछ दिन बिताएंगे। वैसी हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है। जो एक बार वहां पर जाता है, उनको यही इच्छा होती है कि बार बार गुलमर्ग के अंदर जाए, वहां पर रुके, क्योंकि वहां की हरियाली ही ऐसी है, वहां के दृश्य ही ऐसे है, वहां बादल पास में से गुजरते हैं, वही सबसे बड़ा नजारा है। आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहां ले जाता है, वरना वहां है क्या एक खुला सपाट मैदान जहां ज्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। और वरना लेखक कहते हैं कि वहां कुछ है ही नहीं, सपाट मैदान है, गोल्फ का खेल खेला जा सकता है, इनके अलावा और कुछ हो कर नहीं सकते। पर प्रकृति ही ऐसी है कि बार बार गुलमर्ग में जाने की इच्छा हो जाती है, बार बार बारिश भरे वो दृश्य देखने की इच्छा हो जाती है, अनुभव करने की इच्छा हो जाती है। व्यक्ति को बार बार वहां जाना चाहता है। क्या गोल्फ खेलने के लिए व्यक्ति वहां बार बार जाना चाहते हैं? लेखक प्रश्नार्थ रखते हैं हमारे सामने अंत में, अंतिम पंक्ति में, कि क्या व्यक्ति गोल्फ खेलने के लिए वहां जाता है? गोल्फ खेलने के लिए नहीं, प्रकृति ही ऐसी है, वहां की हरियाली ऐसी है, गुलमर्ग स्थल ऐसा है कि व्यक्ति को बार बार अपनी ओर खींचता है, व्यक्ति बार बार वहां जाना चाहता है, इसीलिए व्यक्ति वहां पहुंच जाता है। यहां पर ये लेखक का गुलमर्ग की खिड़की से देखा हुआ एक दृश्य और अनुभव की हुई बातें हमारे सामने रखी थी इस अंश के अंदर। यात्रा वृत्तांत कैसे लिखना चाहिए, अपनी अनुभूतियों को किस प्रकार से हम लिखित स्वरूप में रख सकते हैं, उस बात को भी इस पर से हमें सीखना चाहिए। और कुछ शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं, शब्दार्थ को हम देख लेते हैं। देखो, गुलमर्ग कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक रमणीय स्थान है, और तिगलिया यानी तिराहा जहाँ तीन रास्ते मिलते हो, तिगलिया यानी कि तीन रास्ते जहाँ इकट्ठे होते हैं, उस स्थल को हम तिगलिया कहते हैं। रोमांच की यानी कि आनंद देने वाली, हर्षित करने वाली, पोर्टिको बरामदा, बाहर की जगह, ड्यूटी, हरेबड़ यानी झुंड, कहर, अत्याचार, बिजली का कहर हो रहा था चारों ओर, दम तोड़ना यानी कि मर जाना। मानव हर बात का अनुभव करता है, और जब ऐसे स्थलों पर जाता है तो प्रकृति कैसी हरियाली होती है, कुदरत का स्वरूप कैसा होता है, प्रकृति का स्वरूप कैसा होता है, ये बात खुद अनुभव करता है और जीवन में रोक होता नहीं।
नहीं है। यहाँ पर ये यात्रा वृत्तांत पूर्ण होता है। इनका जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय को आप नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक आपको पहले भी मैंने कहा था, गद्य विभाग का 8वां है। जैसे जैसे मैं चलाता जाऊँ वैसे वैसे आप अपना स्वाध्याय नोटबुक में लिख कर रखना। जब भी हम मिलेंगे तब हम आपके पास से नोटबुक देखेंगे और आपको बाद में ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इसीलिए ध्यान से इनका स्वाध्याय पढ़ो। कोई प्रश्न समझ में न आए तो हम फिर से मिलेंगे, तब बात करेंगे। आज यहाँ तक रखते हैं। यात्रा वृत्तांत को एक बार ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद लेखक ने अपनी यात्रा का वृत्तांत कैसे लिखा है उन पर भी सोच चलाना, ताकि हम भविष्य में कोई भी यात्रा पर जाए तो हमें भी अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखने में बड़ी सरलता हो। आज यहाँ तक रखता हूँ, बाद में कल नई बात पर जाएंगे। सबको मेरा नमस्कार।